हेलो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के 13 अप्रैल शिफ्ट 1 में फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन के बारे में। फिजिक्स पेपर के स्पीड सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिजिक्स पेपर की जो है एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स के पेपर के बारे में तो पेपर वाज एक्चुअली इजी टू मॉडरेट साइड, और मॉडरेट बोलना ज़्यादा गलत होगा, एक्चुअली इजी साइड एक्चुअली है ना। और इजीली स्टूडेंट्स क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है उन्होंने 10-15 से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादातर जिनसे हमने बात की। और अगर बात की जाए पेपर का जो लेवल था उसमें 11th और 12th दोनों बैलेंस थे, और दे कैन इजली बी सॉल्व। क्वेश्चन जो थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे और ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे जो आपने के आज जो कि अपने गारंटी पढ़े ही पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा एक एनालिसिस थी फिजिक्स के पेपर के बारे में। फटाफट बढ़ते हैं अपने स्पीड सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं स्टार्ट फटाफट। ठीक है, तो बात करेंगे 13 अप्रैल शिफ्ट 1 के फिजिक्स पेपर स्पीड सोल्यूशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, ये बिलोंग करता है कहाँ से, हमारा मॉडर्न फिजिक्स से। क्या बोला देखिए, द एनर्जी ऑफ द हीलियम इन द सेकंड ऑर्बिट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन एनर्जी ऑफ द बेरिलियम आयन है ना इन द n इज इक्वल टू 4। तो हम जानते हैं कि जो nth स्टेट में एनर्जी आती है बच्चों कितनी आती है, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है कि नहीं है। हमसे बोल रहा है कहाँ पे, n इज इक्वल टू 4 के लिए बोल रहा है। फिर देखो तो -13.6 जेड कितना है बेरिलियम का, 4 होगा, और n भी कितना है हमसे 4th एनर्जी स्टेट में बात कर रहा है, 4 से 4 उड़ जाएगा तो एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, सीधा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। किसके लिए, 4th स्टेट के लिए। सीधा फॉर्मूला था, जानते हैं एनर्जी स्टेट की क्या होती है एनर्जी, वो उसमें मैं वैल्यू पुट करनी है, सीधा कट से आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, देखिए, ए सॉलिड स्फीयर रोज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, the ratio of angular momentum about the center of mass to the total energy is π/2, then we have to find the value of omega। देखिए बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है, रोटेशन मोशन का सिंपल फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये क्या, एक सॉलिड स्फीयर है जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। हमको बताना है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है एंगुलर मोमेंटम। तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका जो आता है एंगुलर मोमेंटम LCM कितना आएगा, ICM इंटू ओमेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हम जानते हैं 2/5 mr², और ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम। मास इसका m है, r इसकी रेडियस है। अगर इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाए तो एक आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरी आएगी कौन सी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ये आएगी ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, ½ I ω², I क्या बनेगा 2/5 mr², और क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है सो वी कैन राइट V इक्वल टू R ओमेगा। ओमेगा क्या बन जाएगा, V/R, तो V/R का स्क्वायर तो V²/R² है ना, प्लस ½ mv², ये बन जाएगा। ये इससे उड़ गया, ये हाफ से हाफ उड़ गया तो बनेगा 1/5 लिख देता हूँ, 1/5 mv² है ना, प्लस 1/5 है ना, 1/5 mv² प्लस 1/2 mv², कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7/10 mv²। क्यों हमको इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा है इसलिए इसको भी हम ओमेगा के टर्म में लिख लेते हैं। कितनी बनेगी काइनेटिक एनर्जी, 7/10 m इंटू R² ओमेगा²। ये आ जाएगी हमारी क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी, और ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। हमको इनका रेशियो कितना दे रखा है, π/22 दे रखा है, तो इनका रेशियो यहीं लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। कितना बनेगा देखिए, दिस बाई दिस कितना बनेगा, 2/5 mr² इंटू ओमेगा, यहाँ लिखो, ठीक है ना, डिवाइड बाई 7/10 mr² ओमेगा²। mr² से mr² गया, ओमेगा से ओमेगा गया, ठीक है भाई। और ये हमारा कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू π/22 है ना। पाई को लिख दो चाहे तो 22/7, ठीक है, तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा 2/5 डिवाइड में जाएगा 7/10 तो बनेगा 10/7, ठीक है। नीचे एक ओमेगा रहेगा ना, नीचे एक ओमेगा चल रहा है, दैट इज इक्वल टू 22/7 डिवाइड बाई 22, ये इससे उड़ जाएगा, ये 7 से 7 उड़ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 2, ऊपर बचा 4, नीचे लिखा है ओमेगा है ना। तो क्या आ गया देखिए, मैं लिख देता हूँ मैं, 4/ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4 है ना। यूनिट लगा दो, क्या बोलते हैं, रेडियन पर सेकेंड है ना। तो इस केस में क्या ओमेगा आ जाएगा हमारे यहाँ पर 4 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल था।
आसानी से कह सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम लिखना था, इसकी टोटल एनर्जी लिखनी थी, दोनों का रेशियो निकालना था, सीधा खट से क्या मिल जाती है हमको, यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाती। आसान क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है? ज़्यादा बच्चों से ऐसा क्वेश्चन हो गया होगा, और जिन बच्चों का आगे शिफ्ट लगी है इस तरह के क्वेश्चन करके जाइए, बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, देखिए फॉर द गिवन रेडियो एक्टिव डिके हमको दे रखा है यहाँ पर 94x298 इज इक्वल टू 92,294 प्लस 2 अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर एक्स वाई एंड अल्फा आर गिवन टू एज ए बी एंड सी, है ना। हो सकता है एक्चुअल प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू दे रखी हो, बट हम तरीका हमको समझना है। द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, देखिए अगर बात हम करें यहाँ पर क्यू वैल्यू के बारे में, तो हम जानते हैं हमको बाइंडिंग एनर्जी देखिए, तो क्यू वैल्यू क्या होती है, अगर क्यू वैल्यू में लिखी जाए इस रिएक्शन की एनर्जी कितनी आएगी, जब भी हम क्यू वैल्यू लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियस सी बात है इस वाले जो प्रोडक्ट है इसके ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। तो जब भी हम लिखते हैं द एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल हो गया है ना। अच्छा, तभी तो ये रिएक्शन हो रही है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर लिखें यहाँ पर इसके केस में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें कितना दे रखा है, किसके लिए, क्या नाम इसका, वाई के लिए दे रखा है अपन को, बी दे रखा है, और कितने न्यूक्लियन है 294, तो क्या बनेगा 294 इंटू बी, है ना, ये हो गया इसके लिए, प्लस अल्फा पार्टिकल के में दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सी दे रखा है, और कितने हैं यहाँ पर न्यूक्लियन 4, तो बस प्लस बनेगा कितना 4C, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें दे रखी है इसकी A, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं 298, तो माइनस क्या बनेगा 298 इंटू A, दिस विल बी द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, सीधा हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते कैसे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को दे रखा हो तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं और क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पर बेसिक क्वेश्चन है। आंसर क्या बन जाएगा हमारा इस केस में, ए विल बी अवर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आसान क्वेश्चन था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। तो लीनियरली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे बोला है कि इन गिवन ऑप्शंस में से विच विल बी शोइंग अस द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें यहाँ पर लीनियरली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट है नहीं, तो यहाँ पे ये तो हमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं देने वाला। परमानेंट मैग्नेट जो हम जानते हैं वो क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, तो ये भी हमारा क्या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा। अच्छा, पहले इसकी बात करते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी क्या किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। एंटीना सिग्नल जो है इसका हम बात करें, हम जानते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करता है जनरेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर करती हैं ऑसिलेट, और टाइम के साथ क्या है बदलती रहती हैं, है ना, ऑसिलेट होती रहती हैं। तो इस केस में जो एंटीना सिग्नल है दैट विल बी एक्चुअली प्रोवाइडिंग अस द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज क्योंकि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटिंग। डन है, सिंपल क्वेश्चन था, ईएम वेव का थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर भी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ mass of the body is given as 5 plus minus 0.2 kg and the velocity is given as 20 plus minus 0.4 meter per second, then we have to calculate the kinetic energy with error is so obvious। तो हम बात करें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है कि हाफ एम वी स्क्वायर, पहले लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा हाफ एम, हाफ हो गया, एम कितना है हमारा 5 इंटू वी कितना हो गया 20 का स्क्वायर। पहले इसका निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, ये बनेगा 400 और डिवाइड हो गया बनेगा 200, ठीक है ना, 200 इंटू 5 कितना बन गया 1000, है ना, जूल। ये तो है काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड। अब बात कर लेते हैं जरा इसके एरर की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं परसेंटेज एरर, क्या बनेगा dk/k इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारा इस केस में dm/m प्लस क्या बन जाएगा 2dv/v इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है भैया, ये बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इस केस में एरर, ठीक है, जहाँ तो परसेंटेज क्या सीधे वैल्यू निकालो, क्या दिक्कत है, परसेंटेज क्या ही निकाला, सीधा पूरी वैल्यू निकाल लो सीधा, क्या बन जाएगा देखो इस केस में ये आ जाएगा एरर हमारा, है ना। डीके क्या है काइनेटिक एनर्जी में एरर, नीचे वैल्यू कितनी है 1000 बराबर, डीएम क्या है मास में एरर 0.2 डिवाइड मास कितना है हमारा 5 kg प्लस ये कितना है हमारा 0.4 डिवाइड बाई 20 इंटू क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 लिखा है ना, इंटू 2, ठीक है भैया। ये 1000 जाएगा उधर, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आ जाएगा हमारा, उधर ले जाओ, क्या बनेगा देखो 0.2 अभी बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 2 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 सॉरी इंटू 1000, ठीक है भाई, कितना बन गया ये
ये अंदर आएगा, ये अंदर आएगा, इससे मल्टीप्लाई को तो बन जाएगा, यहाँ मिल होता है 200 बन जाएगा ना, 200 बन जाएगा क्या, जब इससे अंदर आएगा मल्टीप्लाई कितना बनेगा, ये 1 पॉइंट जाएगा, कितना बनेगा 200/5 प्लस जब इससे मल्टीप्लाई कितना बनेगा, ये बन जाएगा 400 और 800, तो 800/20 कितना ये बन गया, मुझे लगता है बन गया 40 बन गया क्या, 40 + 40 है ना। ये है काइनेटिक एनर्जी में एरर, कितना आ गया, डी क्या आ गया 80 जूल। और काइनेटिक एनर्जी लिखी जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी इस केस में, ये है इसकी एक्चुअल वैल्यू और एरर कितने का भैया 80 का, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी 1000 ± 80 जूल। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सिंपल हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसके बाद देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरर। एरर का सिंपल क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे क्लास में बहुत बार जब आपने एरर पढ़ा हुआ तो। नेक्स्ट देखिए, ओहो, select the increasing order of the power consumption, consider all the resistances are R। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई कि जितने दिन अलग अलग हमें केस दे रखे हैं और इसमें सबका जो रेजिस्टेंस R है, तो पावर का जो हमें बताना है इस केस में क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं पावर क्या होती है भाई, V² R होती है ना। अगर हम यहाँ पर लगा दें बैटरी V वोल्ट की ना, सब में V वोल्ट की बैटरी लगा दें, अलग अलग केस हमें दे रखे हैं 1 2 3 4, सब में हम V वोल्ट की बैटरी लगा दें, तो पावर कंजम्पशन हमने क्या टोटल पावर कंजम्पशन की बात की जाए तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा और वाइस वर्सा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस का ऑर्डर निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वही पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है भैया, जो रेजिस्टेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वही पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे इसमें कितना रेजिस्टेंस आएगा, R और R देखो कितना है, पैरेलल में R/2 आएगा और R सीरीज में कितना बनेगा 3R/2, इसका आएगा 3R/2। ठीक है, इसका तो 3R आएगा, फिर इसका कितना बनेगा R/3, इसका कितना बनेगा R 2R और R पैरेलल में बनेगा 2R/3। तो अगर मैं रेजिस्टेंस का लिखूं डिक्रीजिंग ऑर्डर, भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है 2 वाले का, सबसे ज़्यादा किसका है 2 वाले का है रेजिस्टेंस, फिर उससे कम किसका है 3R/2 वाले का, तो मतलब फर्स्ट वाले का। ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा इसका 2 वाले का, फिर 1 वाले का है ना, फिर इन दोनों में किसका है, फिर 4 वाले का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, फिर 3 वाले का सबसे मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस है। तो ये है रेजिस्टेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर। यही हमारा क्या होगा, पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि रेजिस्टेंस घटता जा रहा है तो पावर बढ़ती जाएगी। तो ये था फॉर रेजिस्टेंस के लिए। और बात हम करें यहाँ पर किसके लिए, पावर के लिए, तो पावर के लिए यही ऑर्डर क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग बन जाएगा। ये हमारा जहाँ ऑप्शन दे रखा है, या फिर अगर करंट पूछी गई होती तो करंट के लिए ये मैं जहाँ दे रखा है वही हमारा आंसर। कहाँ दे रखा है ये, सबसे कम 2 में, फिर 1 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में, 4 में, 3 में, कहाँ रखा है डी वाला हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें क्या यहाँ पर ये पता है कि यार रेजिस्टेंस जिसमें कम उसमें पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। क्या बोल रहे हैं, लाइन चार्ज ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। फाइन, अच्छी बात है। शो इन द फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए टू दैट ऑफ बी। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये एक वायर है जिस पे चार्ज डेंसिटी कितनी प्लस लैम्डा है, और एक यहाँ पे एक शीट है, प्लेन शीट है, दोनों ऐसे वायर है और यहाँ रखिए शीट है ना। इन दोनों के बीच में पॉइंट ए और बी है, हमको पॉइंट ए और बी पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में उनका हमें निकालना है रेशियो। तो देखिए बात करते हैं फटाफट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाले तो मैं, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या बन जाएगा, देखिए ए पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए पे अगर बात करें फॉर ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी यहाँ पर, एक तो वायर की वजह से आएगी। वायर की वजह से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2k λ/r होती है, 2k λ/r होती है ना। और इस वाले भाई साहब की वजह से कितनी आएगी, सिग्मा/एप्सिलॉन। अच्छा, वायर की वजह से किधर आएगी, आगे की तरफ, और इसका नाम क्या है, शीट, इसकी वजह से किधर आएगी, पीछे की तरफ। तो 2k λ/r माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन है ना, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इसको मैं बोल रहा हूँ E1। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, 2 है, k कितना होता है हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा है, r कितना है 3/पाई, तो 3/पाई, पाई आएगा ऊपर। ठीक है, माइनस ऑफ सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा। देखिए क्या हो गया, पाई से पाई गया, यहाँ पर नीचे कितना आ गया 2, कितना बन गया, ये बन गया हमारा लैम्डा बाई आई थिंक बन गया 6 एप्सिलॉन नॉट
माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 बोल दो, चाहे तो ए बोल देते हैं, ठीक है ना, ई ए। अब इसको मैं अच्छे से लिखना है तो एक काम करो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा देखिए, लैम्डा माइनस 3 सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब ऐसे ही मैं काम करता हूँ, बी पे निकाल लेता हूँ, तो बी के लिए थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, बी के लिए इलेक्ट्रिक तो इधर लिखता हूँ ना। फॉर बी अगर बात की जाए, फॉर बी यहाँ लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या बनेगा, सेम भाई वायर की वजह से कितना आएगा, 2 के लैम्डा बाई आर आगे की तरफ, और इसका नाम क्या है, शीट की वजह से रहेगा पीछे की तरफ, तो क्या बनेगा 2 के लैम्डा बाई आर माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। कितना बन जाएगा ये, 2 है, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा कितना है, लैम्डा है, आर कितना है हमारा 4/पाई, पाई जाएगा ऊपर, ठीक है, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उड़ाओ, पाई से पाई गया, ये 2 गया, कितना बन गया ये, लैम्डा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट बना, माइनस सिग्मा बाई बन गया हमारा कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे बनेगा 8, कितना बनेगा ये, लैम्डा माइनस 4 सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। हमसे बोल रहा है इन दोनों का बताओ रेशियो, इन दोनों का रेशियो बताना, यहीं करते हैं क्या, यहाँ से यहाँ सोल्व करते हैं, तो इन दोनों का रेशियो क्या है देखिए, या फिर कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, है ना, यहाँ लिखते हैं, ये निकाला, ये भी निकाला, अब रेशियो देखिए, तो लैम्डा माइनस 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड करोगे तो ये नीचे रह जाएगा, लैम्डा माइनस 4 सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, ये बनेगा 4/3, तो 4/3 लैम्डा माइनस 3 सिग्मा बाई लैम्डा माइनस 4 सिग्मा, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, आंसर बन जाएगा ई ए बाई ई बी का रेशियो। कुछ नहीं करना था, बस हमको यहाँ पर क्या है, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी और उसके बाद वैल्यू पुट करनी थी। कहाँ आंसर, बी विल बी अवर आंसर, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर बी पे निकाली, फिर दोनों का रेशियो निकाल दिया, सिंपल फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया है। उन्होंने क्या जबरदस्ती टफ करने की कोशिश की, बट टफ नहीं बना, है ना, सिंपल क्वेश्चन। हाँ भाई देखिए, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग पोजीशन x इज इक्वल टू a cos 30 वेयर a इज इक्वल टू कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन इज 200 जूल। ठीक है भैया, इस पोजीशन में काइनेटिक 200 जूल है। देन द वैल्यू ऑफ द फोर्स कांस्टेंट बताना है इस केस हमको। देखिए भाई, एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आती है, हाफ m v स्क्वायर होती है ना, v कितना होता है हमारा ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, ये आती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k फोर्स कांस्टेंट, k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर k इक्वल टू कितना होता है m ओमेगा स्क्वायर, तो इस यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कितना k, हाफ k a स्क्वायर माइनस x कितना है, देखो a cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये लिखा है √3a/2 लिखा है ना इसका स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है भैया हमारी, काइनेटिक एनर्जी जो है कैपिटल कर दो ना, उसको उड़ाते हुए 200 जूल है, तो पुट करो यहाँ पर 200, ये 200 हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है सीधा। क्या बनेगा 200 इज इक्वल टू k/2, ये बन गया a स्क्वायर माइनस 3/4 आएगा, कितना बनेगा 1/4 a स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें यहाँ से चाहिए क्या भैया, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू, तो कितना बन गया, देखो इधर जाओ, यहाँ रखते हैं, कितना आ गया, ये आ गया 800 डिवाइड बाई कितना बनेगा, ये 800 डिवाइड बाई कितना बन जाएगा, या फिर इसे को 800 नहीं, ये कितना बनेगा 200, मैं देखो 200 इक्वल टू कितना बन गया k/2 × 4, ये बन गया कितना 1600 बनेगा, 1600 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है, उड़ाओ जरा इसको, कितना बनेगा, ये जो उड़ जाएगा मुझे लगता है बन जाएगा यहाँ पे, ये उड़ जाएगा इससे, तो कितना बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 8 छोड़ेगा तो बनेगा 200 बन जाएगा, ये इससे उड़ा तो बन जाएगा 200। तो के कितना आ गया हमारा इसके इसमें लिखा जाए, उधर जाएगा कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 10⁻⁴ न्यूटन/मीटर। हमसे किसने पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बताओ किलो न्यूटन/मीटर में, तो कितना बन जाएगा ये 10 किलो न्यूटन/मीटर। ठीक है ना, ये बन जाएगी हमारी के की वैल्यू। कुछ नहीं किया अपन ने, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू पुट कर दी है बस, इसके बाद सिंपली सॉल्व कर लिया है, और m ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या होता है, k के बराबर होता है, सिंपली सॉल्व किया, खर्च सीधा हमको आंसर मिल जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट कहानी, ओके देखो एक और क्वेश्चन ऐसा चमका, क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ग्राफ शोइंग द डिफरेंस D between the total energy and potential energy of particle in the linear simple harmonic motion with position x। हाँ भाई, टोटल एनर्जी
में से पोटेंशियल एनर्जी को करोगे सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस निकालना है ना, तो क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी बचेगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में से घटाओगे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या बचेगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ पूछ रहा है, हम जानते हैं कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये कैसा बनेगा? पैराबोला माउथ डाउनवर्ड बनेगा, पैराबोला माउथ डाउनवर्ड। एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और एक्स इज इक्वल टू प्लस ए पे कितनी होगी? एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितनी होगी भैया? पता है अपन को, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, है ना। ये पोजीशन है, ये काइनेटिक एनर्जी है, पोजीशन काइनेटिक एनर्जी। पैराबोला माउथ डाउनवर्ड बनेगा तो कहाँ पर आएगा? देखो हमारा एक्स इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और प्लस ए पे और माइनस ए पे कितनी है हमारी? 0 होगी। आंसर क्या बन जाएगा हमारा इस केस में? ए विल बी अवर ऑप्शन। बाकी तो ये सब तो क्या है, गलती है, सिंपल ऑब्वियस बात है ना। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द रेडियस कितना है हमारा? 1 मीटर, हैविंग वेलोसिटी कितनी है भैया? वेलोसिटी 3j कैप एट पॉइंट बी। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन? व्हाट आर द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए? सर्कुलर मोशन का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए भाई, ये क्या बोल रहा है? बॉडी है जो कि सिंपल सर्कुलर मोशन में है, और एक पॉइंट बी है जहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3j कैप, मतलब ऊपर की तरफ है। तो वो पॉइंट कहाँ पाएगा बताओ? साफ साफ दिख रहा है पॉइंट कहाँ पर? यहाँ पर होगा, पॉइंट भी यहाँ पर होगा। वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड, जे कैप है ना, एक्स वाई। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कहाँ पर? यहाँ पर। अब क्योंकि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? नीचे की तरफ। वेलोसिटी कितनी होगी? 3 माइनस या फिर 3 माइनस जे कैप है ना, 3 क्या होगी? 3 माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन किधर होगा? टूवर्ड द सेंटर, इधर होगा। कितना? वी स्क्वायर बाई आर, ये वेक्टर होगा, वी स्क्वायर बाई आर। किधर की तरफ? आई कैप में। वी कितना है हमारा? 3 का स्क्वायर बाई 1, कितना बन जाएगा हमारा? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, ठीक है, ये वेक्टर है। तो वेलोसिटी क्या आएगी? सिंपली 3 माइनस जे कैप मीटर पर सेकंड, कहाँ लिखा हुआ है? 3 माइनस जे कैप, और ये कितना आएगा? 9 आई कैप। आंसर क्या बन जाएगा हमारा? बी विल बी योर आंसर। सिंपल एक सर्कुलर मोशन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आपने गारंटी ऐसा हो नहीं सकता इस क्वेश्चन अपने क्लास में ना किया हो, गारंटी किया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस वी नॉट पोटेंशियल, ठीक है, देन पावर इज पी नॉट, फाइन। द वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स and connected with V naught individually, okay, then sum of the power dissipated is P1 actually, okay, now P naught by P1 बताना है अपन को, 1 by x है तो x की वैल्यू तो एकदम, ये तो ये भी एकदम कचरा क्वेश्चन है। ये एक वायर है और इसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया है V वोल्ट की बैटरी, V नॉट वोल्ट की बैटरी। तो पावर कितना आ रहा है रेजिस्टेंस में? R नॉट है ना, R रेजिस्टेंस है। पावर कितना आएगा? P नॉट, क्या बनेगा ये? V स्क्वायर बाई हमारा R बन जाएगा। जब हमने इसको 20 से उड़ा दिया तब क्या हो जाएगी? पावर अगर लिख दीजिए पावर तो क्या बन जाएगी? वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर बाई आर बाई 2 हो जाएगी ना, और ऐसे 2 हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगी पावर। तो ये हमारी पावर कब है? जब हमने इसको कर दिया, इसको 20 से उड़ा दिया और अलग अलग उनको इंडिविजुअली जोड़ा है, तो वी स्क्वायर बाई आर बाई 2 आएगी, और 2 हैं इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब जो पावर आएगी कितनी आएगी? 4 टाइम्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई आर आ जाएगी। हमसे बोल रहा है पी नॉट बाई P1, पी नॉट बाई P1 कितना आएगा बताओ, खुद ही बताओ। 1 बाई 4 आएगा भाई, तो 1 बाई एक्स के बराबर, तो एक्स कितना आएगा यहाँ से आ जाएगा। अब आप बताओ ये इजी था कि सिंपल था, या सिंपल इजी देखिए इजी था या टफ था? आई थिंक इजी था, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्या बोल रहा है? फाइंड द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ बीकर शोन इन द फिगर फिल्ड विद वाटर एंड ऑयल। क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पर ये एक कंटेनर है, इसमें H/2 हाइट तक ऑयल भरा हुआ है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू, और H/2 हाइट तक वाटर भरा हुआ है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे म्यू इक्वल 2 था, यहाँ म्यू इक्वल 4/3 है। तो भाई क्या दिक्कत है? क्योंकि वो सिस्टम कहाँ रखा है? एयर में रखा है। तो हम जानते हैं सीधा अपैरेंट डेप्थ अगर क्या है, क्या होती है, अगर अलग अलग थिकनेस का मीडियम हो तो क्या होती है? d1 बाई μ1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर की बात हो रही है इसलिए μ1 लिखा है, वरना विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम आ जाएगा ना। d1 बाई μ1 प्लस d2 बाई b2 एंड अप टू d3 बाई m2 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 2 ही हैं, इसलिए अपन ने सिर्फ 2 ही लिखे। ये होती है हमारी अपैरेंट डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर कोई मीडियम होता नहीं यहाँ पर तो μm आ जाता है ना, यहाँ पे क्या आता? μm आ जाता, बट यहाँ पे क्या है? एयर है इसलिए
नीचे 1 आएगा तो यही बन जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा तो यही बन जाएगा। अपरेंट का फॉर्मूला है, सीधा आंसर क्या जाएगा देखो, d1 h/2 डिवाइड बाई μ1 लिखे तो सीधा बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, पता ही है 4/3, ठीक है ना, प्लस h/2 डिवाइड बाई 2, कितना बन जाएगा ये, हाँ भाई कितना बन गया हमारा, ये h/2 बन गया तो ये बन गया हमारा ये बनेगा h/2, 4 नीचे आएगा 3 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, प्लस ये बन जाएगा h/4, ठीक है, तो बन गया 3h/8 प्लस 2 से ऊपर नीचे करो मल्टीप्लाई 2h/8, कितना बन जाएगा 5h/8। ये हमारी क्या है अपरेंट डेप्थ है ना, अपरेंट डेप्थ हो सीधा आंसर एक लाइन में 5h/8। कहाँ दिया आंसर, ए विल बी अवर आंसर ना। अपरेंट डेप्थ का सीधा क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, खट से सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलिए भैया ना, डायपोल ऑफ चार्ज कितना है 0.01 कूलम एंड सेपरेशन ऑफ 0.4 मिलीमीटर इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 डाइन पर कूलम। ध्यान देना यहाँ पे डाइन लिखा हुआ है, न्यूटन ने लिखा है, ठीक है ना। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कैसा क्वेश्चन है, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। टॉर्क कितना होता है हम जानते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। अगर इसका लिखा जाए मैग्नीट्यूड तो कितना बनेगा, पी ई साइन थीटा। मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री। पी कितना बनेगा, क्यू इंटू एल इंटू ई इंटू साइन 90, किसके लिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए। क्यू कितना है 10⁻⁻² कूलम, ठीक है, कितना ये 0.4 इंटू 10⁻³ और ई कितना है भाई हमारा 10 इंटू 10⁻⁵ है ना। 1 न्यूटन में कितने होते हैं 10⁵ डाइन होते हैं ना। ये है मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। कितना है ये, सॉल्व करना इसको, कितना बन जाएगा बताओ। ये पॉइंट से इसको उड़ा दो, ये पॉइंट इससे गया 10, कितना बन जाएगा 4 इंटू कितना बन जाएगा 4 इंटू 10⁻10 आ जाएगा न्यूटन मीटर, है ना। सिंपली आ जाएगी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू। कहाँ लिखा है 4 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर। गया नेक्स्ट कहानी। ओ हो देखो भाई, ये भी कहाँ से आ गया, फ्लूइड का एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, क्लास में कराया जाता है। और ये क्वेश्चन आपने किया होगा, गारंटी ऐसा हो ही नहीं सकता आपने ना किया हो। यहाँ पे निकालते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, जब मीडियम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द स्पीड ऑफ बर्ड। स्पीड ऑफ, ये हमारी क्या बर्ड है और ये हमारी क्या यहाँ पर फिश है, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना यार, ठीक है। ये बर्ड है, ये फिश है, ठीक है। बर्ड जो है नीचे की तरफ आ रही है 12 मीटर पर सेकंड से एयर में, और फिश आ रही है 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, ठीक है, वाटर में। तुमको बताना है स्पीड ऑफ बर्ड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू फिश बतानी है। देखो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तरीका सुनो, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पानी नहीं होता, अगर पानी नहीं होता तो आसान था, कितनी आती 20 आ जाती। पानी अगर नहीं होता फिर 20 आ जाती, खत्म कहानी। लेकिन क्योंकि यहाँ वाटर है तो कहानी क्या होगी, इसकी जो स्पीड है वो अपरेंट स्पीड चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तरीका सुनो। पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, वाटर के रिस्पेक्ट में इसकी अपरेंट, मतलब वाटर के मीडियम में इसकी अपरेंट स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब वो आ गई वाटर के मीडियम में, ठीक है, मतलब जब ये बर्ड रुकी है, बर्ड कह रहा हूँ, फिश रुकी होगी, उस केस में कितनी इसको स्पीड फील होगी वो निकाल लिया। अब फिश खुद मूव कर रही है, उतनी स्पीड में ऐड कर दो, तो देखिए कहानी क्या आएगी। तो इसकी अपरेंट वेलोसिटी क्या आएगी विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, या विथ रिस्पेक्ट टू वाटर सरफेस बोलते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर सरफेस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर सरफेस, है ना। क्या बन जाएगा इस केस में, ये हमारी आ जाएगी वी अपरेंट, क्या होता है वी रियल डिवाइड बाई म्यू इंसिडेंटेड बाई म्यू रिफ्रैक्टेड, ये आता है। रियल वेलोसिटी कितनी है 12, ठीक है। म्यू इंसिडेंटेड मतलब क्या है, किस मीडियम से, क्या नाम इसका, किस मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, कहाँ से, एयर से आ रही है, तो ये 1 डिवाइड बाई म्यू रिफ्रैक्टेड, कौन सा है, म्यू मीडियम है जहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद आ रही है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अपरेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी कितनी 12 म्यू। म्यू कितना है हमारा मीटर पर सेकंड, ऑब्वियस ही बात है। 12 इंटू 4/3 कितना आएगा 16 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर ये फिश रुकी होती, क्योंकि ये वाटर सरफेस के रिस्पेक्ट में वाटर सरफेस रुका हुआ है ना, तो अगर ये फिश रुकी होती तो इसको ये वेलोसिटी कितनी दिखती, 16 मीटर पर सेकंड दिखती, ठीक है। अब क्योंकि फिश भी मूव कर रही है तो ये क्या है, अपरेंट वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर सरफेस, कितनी है 16 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि ये फिश मूव कर रही है
तो क्या होगा इसमें 16 में ये 8 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं, हमसे क्या बोल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश कितना बन जाएगा, वो तो अपरेंट वेलोसिटी होगी प्लस ये 8 से ऊपर भी तो जा रही है ना, तो 8 क्या होगी इसमें ऐड हो जाएगी। मतलब पानी में बैठी हुई फिश को क्या दिखाई देगा, 16 से आ रही है और 8 से ऊपर जा रही है, दोनों की वेलोसिटी पकड़ के जोड़ दो, कितना दिखाई देगा, 24 मीटर पर सेकेंड। कहाँ दिखा है, खट से। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत ही ना, अच्छा था बहुत। आज हम नीचे मिरर लगा दो, यहाँ से होल कर दो, यहाँ से पानी निकल रहा है, सरफेस भी नीचे आ रहा है, मिरर भी लगा हुआ है, सब लगा दो, तब अच्छा क्वेश्चन बनता है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है, ट्रेन ए ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विद स्पीड, ट्रेन ए ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विद स्पीड 108 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सॉरी, है ना। अनदर ट्रेन बी ऑफ लेंथ 4L इज मूविंग पैरेलल टू ट्रेन ए विद स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। दे बोथ मूव टुगेदर थ्रू ए टनल ऑफ लेंथ कितना है, 60L। द ट्रेन बी टेक्स 35 सेकेंड मोर टाइम than train A to pass through the tunnel. If they enter through the tunnel simultaneously, find the length of the tunnel in meter. हाँ भाई, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। देखिए क्या बोल रहा है कि ये क्या है, टनल है ना, ये जो है क्या है, एक टनल है, ऐसे यहाँ पर टनल है और यहाँ से क्या ट्रेन एंटर कर रही है। पहले बात करते हैं ए ट्रेन के लिए ना, तो ट्रेन ए यहाँ से एंटर करना शुरू करती है। जब ये ट्रेन जब यहाँ से एंटर करना शुरू की, ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी, ये टनल है, ट्रेन बी यहाँ से चलना शुरू करिए। जब ये दोनों बाहर निकलेंगे, जब ट्रेन ए बाहर निकलेगा तो ऐसे बाहर निकलेगा ना, ये ट्रेन आएगी ए, तो ये दूरी तो हमारी कितनी है, 60L है। तो जब ये ट्रेन बाहर निकल जाएगी तो कितनी दूरी एक्स्ट्रा चलेगी, एक तो ये लेंथ प्लस खुद की लेंथ भी तो चलेगी ना। तो ट्रेन ए कितनी दूरी चलेगी, 61L दूरी चलेगी। अच्छा, ये बात होगी। ट्रेन बी की बात कर लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है भैया, 4L है। जब ये ट्रेन यहाँ से बाहर निकलेगी तब कितनी दूरी चलेगी है, एक तो टनल की लेंथ प्लस खुद की लेंथ, तो ये है हमारा 60L और प्लस 4L। तो ट्रेन बी कितनी दूरी चलेगी, 64L। ये बात तो समझ में आ गई भाई कि ट्रेन ए चलेगी 61L लेंथ, तब बाहर निकलेगी 60, और ट्रेन बी चलेगी कितनी, ट्रेन बी चलेगी 64L लेंथ, तब बाहर निकलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इनके टाइम की। पहले इनकी स्पीड निकाल लो, किसके रिस्पेक्ट में, मीटर पर सेकेंड में। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, 108 × 5/18, 5 कितना, 18 छक्का 108, 5 छक्का 30 मीटर पर सेकेंड ट्रेन ए की स्पीड है। ट्रेन बी कितनी बनेगी, 72 × 5/18, 18 चौक 72, तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ट्रेन ए इतनी दूरी चल रही है इतनी स्पीड से, एक ही बात हो रही है। ट्रेन बी 64L दूरी चल रही है इतनी स्पीड से, इन दोनों का टाइम मिल जाएगा। ट्रेन ए का टाइम कितना होगा, 61L बाई कितना 30। ट्रेन बी का टाइम कितना लगेगा, 64L बाई 20। हमसे क्या बोल रहा है, ये ट्रेन ए का टाइमिंग है। ट्रेन बी टेक्स 35 मोर सेकेंड टाइम देन ट्रेन ए। तो ये ट्रेन ए का टाइम है, इसमें 35 और जोड़ दो तो ट्रेन बी को टाइम लगता है, वो इतना टाइम होता है ना, तो वो ट्रेन बी के टाइम के बराबर है। ठीक है भैया, यही कहानी है कि नहीं है। अब देखो मैं सिंपली क्या करनी है, मैथ करनी है, फटाफट तरीका देखो स्पीड में कैसे करते हैं। हाँ भाई, तो एक काम करो, 61L बाई 30 लिखा हुआ है, एक काम करो यहाँ भी 30 से कर दो मल्टीप्लाई और 30 से करो डिवाइड, इक्वल टू क्या बन गया, 64L बाई 20। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, 61L बाई कितना बन गया, 35 × 30 जो भी बने, डिवाइड में नीचे क्या आएगा 30, मैथ बाद में करेंगे। 64L बाई 20, ये इससे गया, ये इससे गया, ठीक है। यहाँ आएगा 32, मैं देखो फटाफट स्पीड में, ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा 61L प्लस 35 × 30, मैथ बाद में कर लेंगे। ये हो जाएगा क्या बनेगा, 32 × 96, 96L। ये हो जाएगा क्या बनेगा, 35L बचेगा ना, तो 35L इज इक्वल टू आएगा 35 × 30, 35 से 30 अब गया, L कितना आ गया 30, L हमको मिल गया 30। लेंथ किसकी पूछ रहा है, टनल की लेंथ पूछ रहा है, कितना दे रखा है 60L, तो 60 × 30 कर दो, आंसर कितना आएगा, आएगा 60 × 30 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 1800 मीटर। अपन ने कुछ नहीं किया है, सिंपल क्या किया भैया, ट्रेन एक दिन लेंथ चलेगी, निकाल लिया,
उसकी स्पीड निकालिए। ट्रेन बी कितनी चलेगी, निकाल लिया, उसकी स्पीड निकाल ली। इसके बाद जैसा बोल रहा है वैसा कर दिया। फिर ट्रेन ए का टाइमिंग से 35 सेकंड ज़्यादा लगता है ट्रेन बी को। फिर सिंपल मैथ करके एल निकाल लिए, वहाँ से मिल गया ट्रेन की लेंथ 60L। सीधा खटाखट आंसर। हाँ भाई देखिए क्या बोला हमसे, क्या बोला, टू बॉडीज हैविंग सेम लिनियर मोमेंटम हैविंग रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज 16:9, फाइंड द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं क्या होता है भाई, p²/2m होता है। मोमेंटम दोनों का सेम है ना, तो मोमेंटम टर्म में लिखा है अपने। मास का रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो मास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या आएगा, m1/m2 कितना बन जाएगा, सीधा की लाइन में k2/k1 बन जाएगा सीधा। तो कितना आएगा, m1/m2 क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या बनेगा, 9/6 उल्टा हो जाएगा ना। k1/k2 16/9 है, तो k2/k1 कितना बनेगा, 9/16। सीधा कहाँ समझेगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the work function for the two metals are given as 9 electron volt and 4.5 electron volt. Find the approx difference between their threshold wavelength. अरे भैया ये तो एकदम क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया, हे भगवान। अरे भाई क्या ही क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन है। देखो अगर बात करें पहले वाले के लिए तो क्या बनेगा, फाइव दे रखा है hc/λ01। तो λ01 क्या आएगा, लिखा जाए hc/5 आएगा, कितना बनेगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है, डिवाइड बाई 9। ये किस में आएगा, नैनोमीटर में आएगा। इसी तरह से λ02 अगर बोला जाए कितना बनेगा, hc/5 आएगा, तो 1240 डिवाइड बाई कितना बनेगा, 4.5। अब 4.5 नैनोमीटर, चलो देख लेते हैं, लेते हैं λ02 उसको क्या लिखो, 9/2, तो ऊपर जाएगा 2 × 1240/9 नैनोमीटर। डिफरेंस निकालना है, 2 - 1 कर दो, 2 - 1। डेल्टा लैम्डा कितना आएगा, घटाओगे, ये तो डबल है ना, ये डबल है उसका, तो घट जाएगा, तो यही नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1240/9 है ना। ये आ जाएगा डिफरेंस नैनोमीटर। सॉल्व करोगे आता है आई थिंक 137.77 आता है नैनोमीटर में। हमसे क्या पूछ रहा है, अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स क्या बनेगा, 138 के पास बनेगा, आंसर क्या बन जाएगा, 138 नैनोमीटर। ठीक है भैया, सिंपल, सीधा वैल्यू पुट करनी थी, खट से खट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द इनपुट सिग्नल इज गिवन बिलो फॉर द सर्किट, द इनपुट ग्राफ फॉर ए एंड बी इज गिवन टू अस। वी हैव टू बताना है हमको, वी हैव टू बताना है क्या, व्हाट विल बी द आउटपुट, है ना। ये इनपुट दे रखा अपन को, ठीक है। देखो कहानी, तो ये हमारा लगा यहाँ पे एक और गेट, यहाँ पे और गेट लगा हुआ है, इसको मैं दोनों एंड को जोड़ दिया है, उसके बाद में नॉट यहाँ पे और एंड लगा है, फिर आगे नॉट में नैंड गेट लगा हुआ है। अच्छा, और ये इनपुट रखा है कि ए जो हमारा लगातार 0 है, बी है 0, फिर बी हमारा क्या होता है, बाद में 1 आता है। तो भाई जैसा कि हमको यहाँ पे इनपुट दे रखा है कि ए 0, पहले ए और बी दोनों 0 रहते हैं, फिर ए 0 आता है और बी 1 आता है, तो हम इन्हीं के करस्पॉन्डिंग बना लेते हैं अपने ट्रुथ टेबल। देखो भाई कि जब ए 0 होता है तो कहानी क्या होगी, तो यहाँ पर तो ये हमारा क्या है, इनपुट है ए और बी, और ये हमारा आउटपुट है। तो देखो यहाँ पे ए 0 0 है, फिर ए 0 है, बी 1, तब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं ना, ए और बी दोनों 0 0, ए 0 फिर बी 1, चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या बनेगा। देखो ये 0 ये 0, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ 0, फिर ये लगा और गेट, तो यहाँ बन जाएगा 0, ठीक है। नॉट लगा होने से बनेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ भी 0 लगा है, यहाँ भी 0 लगा है, यहाँ पे आएगा 0 0, यहाँ बनेगा और की वजह से 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, क्योंकि लगा है एंड इसलिए बनेगा यहाँ पर 0, और नैंड लगा होने से क्या बन जाएगा, यहाँ पर नॉट लगाने से बन जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा आउटपुट 1। फिर ए को तो 0 रहने दो, बी को 1 कर दो, तो हम बी को करते हैं 1। देखो ए 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 0 आएगा, ये 0 0 रहेगा, यहाँ 0 आएगा, क्योंकि और गेट लगा है, फिर यहाँ नॉट लगाने से 1 बन जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ए के लिए यहाँ तक तो सेम ही है। बी की बात करते हैं, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 1, यहाँ 1 आएगा, क्योंकि लगा है और गेट इसलिए 1 1 पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 बनेगा, ऊपर तो सेम ही है। 1 1 क्या बन जाएगा, 1, यहाँ बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 0 बन जाएगा, डन है। तो इससे करस्पॉन्डिंग जो हमारा आ जाएगा क्या बन जाएगा, आउटपुट क्या बन जाएगा, ए हमारा क्या है, ए पहले हमारा कितना रहता है, 1 रहता है, फिर बाद में कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है ना। ये हमारा बन जाएगा क्या, आउटपुट बन जाएगा कि पहले हमारा क्या रहता है, ये 1 रहता है, फिर हमारा क्या होता है इस केस में, ये बाद में 0 होता है, ये हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, आउटपुट बन जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड द कॉनिकल टाइप ट्यूब हैविंग द रेशियो ऑफ द एरियाज आर रेशियो ऑफ फ्लोशन ऑफ 6:1. If the speed of water outlet through the smaller area is given as 60 meter per second, then the pressure difference across these two cross section is x into 10 to the power of 4 Pascal. Then find the value of x. बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, दिस क्वेश्चन ऑल्सो belongs to actually fluid dynamics एक्चुअली, है ना। ये ट्यूब दे रखी है, कॉनिकल ट्यूब है, यहाँ पे इसका जो बड़ा वाला एरिया है और जो छोटा वाला एरिया है, इनका जो रेशियो है रखा है 6:1, मतलब इसका एरिया a मान लो तो इसका एरिया कितना बन जाएगा 6a, ठीक है।
अब यहाँ पे जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड कितनी 60 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे हमको पता नहीं है तो हम जानते हैं भाई वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ वेलोसिटी V मान लेते हैं, तो क्या बनेगा A इंटू वी इज इक्वल टू कितना बनेगा, यहाँ वेलोसिटी कितनी आएगी 6A इंटू V डैश। तो V डैश कितना बनेगा हमारा, V डैश आएगा V/6 कितना बन जाएगा 60/6 कितना बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी भैया, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी होगी हमारी 10 मीटर पर सेकंड होगी। हमसे बोल रहा है बताओ इस केस में प्रेशर पे डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना मान लेते हैं प्रेशर P1 है, यहाँ कितना है प्रेशर P2। तो यहाँ लगा देते हैं बर्नौली इक्वेशन। क्या होती है बर्नौली इक्वेशन जानते हैं कितनी होती है, क्या होती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये होती है। क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए H क्या है सेम है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, S तो दोनों के लिए सेम है ना, ग्राउंड ये मान लो यहाँ पे S दोनों के लिए सेम है, तो क्या बन जाएगी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन जाएगी। इसको साफ करता हूँ मैं, ठीक है। क्या बन जाएगी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या बनेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखो यहाँ पे जहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, और जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है यहाँ प्रेशर क्या है कम है। तो P1 माइनस P2 में निकालना है, क्या बनेगा P1 माइनस P2 क्या आएगा, हाफ रो उधर जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर आएगा, है ना। सिंपली यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देते हैं। तो डेल्टा P हमें चाहिए कितना बनेगा, हाफ रो कितना है 10⁻3, V2 कितना है 60 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। बस सिंपल मैथ करनी है, क्या बनेगा 10⁻3/2 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या बनेगा A माइनस B A प्लस B, तो A माइनस B बनेगा 50, A प्लस B बनेगा 70। तो ये आ गया डेल्टा P, पास्कल में जाएगा ना, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। कितना बन गया, हमें क्या चाहिए 10⁻4 में चाहिए ना, तो कितना बन गया, हमारा बन गया है 35 × 10⁻5/2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁻5 350/2 बन जाएगा इंटू 10⁻4, है ना, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा P ये कितना बन जाएगा 175, तो 175 इंटू 10⁻4 बन जाएगा भाई पास्कल। और डेल्टा P हमें x चाहिए, x कितना आ जाएगा यहाँ पे सीधा 175, x विल बी व्हाट, x विल बी 175, है ना, सिंपल, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए द प्रेशर फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस P वेरीज विद वॉल्यूम एज गिवन बाय P इज इक्वल टू A V की पावर -1/3 हमें दे रखा है। फाइंड आउट द बल्क मॉडुलस, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप चाहे तो उसको सीधा फॉर्मूला से कर सकते हैं या फिर प्रूव भी कर सकते हैं, देखो दोनों से हो जाएगा। तो निकालते हैं यहाँ पे बल्क मॉडुलस क्या होता है, हम जानते हैं बल्क मॉडुलस होता है कितना माइनस ऑफ dP/dV, है ना, बाई V होता है ना, ये होता है ना। तो ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा V इंटू माइनस ऑफ dP/dV बन जाएगा, है ना। मतलब अगर हम क्या करें यहाँ पे ये बल्क मॉडुलस है हमारा, हमें क्या करना है इस केस में P का V के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन और सीधे यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लाई, खत्म काम। तो क्या बनेगा देखिए P इज इक्वल टू क्या लिखा है A इंटू V की पावर -3, तो dP/dV कितना बनेगा बताओ जरा, कितना बन जाएगा हमारा ये A इंटू -3 इंटू V की पावर -4 ये बन जाएगा ना, लिख सकते हैं ऐसे -3A/V की पावर 4 ये बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा dP/dV। उठा के उसको वहाँ चिपका दो, देखो कितना आएगा बल्क मॉडुलस V इंटू ये लिखा है dP/dV, यहाँ पे चाहिए को माइनस साइन, तो माइनस बन जाएगा प्लस 3A/ क्या बन जाएगा V की पावर 4 ये आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइड है ना ये, क्या बन जाएगा B आ जाएगा हमारा कितना 3 इंटू A इंटू V की पावर -3, ये क्या लिखा हुआ है P लिखा हुआ है, देखो ये लिखा P, तो बल्क मॉडुलस कितना आ जाएगा हमारे इस केस में 3P आ जाएगा, ठीक है ना। सीधा आंसर क्या जाएगा हमारे इस केस में 3P बन जाएगा, सीधा खटाखट आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्या एक्चुअली 13 अप्रैल शिफ्ट 1 का फिजिक्स पेपर का स्पीड सोल्यूशन। आप बताइए आपको पेपर कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या टफ लगा। मुझे तो क्या है सिंपल लगा कि भाई सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन बच्चों की शिफ्ट 13 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर था वो लोग क्या है इसको एक बार देख लें और बताएं कितने क्वेश्चन सही हुए उनके कमेंट बॉक्स में, और जिन बच्चों को आगे शिफ्ट लगी हुई है वो इसको आगे इस तरह क्वेश्चन को देख के जाएं, ठीक है ना। तो बच्चों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी